नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईसीटी पब्लिकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग राजनीति विज्ञान को प्रारंभ कर चुके थे और राजनीति विज्ञान में हमने जो पहले यूनिट थी उसको प्रारंभ किया था राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के सिलेबस को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया था। देन हम उसकी तरफ हम बढ़ रहे थे पॉलिटिकल थियरी की तरफ। देखिए, पॉलिटिकल थियरी क्या है कि जब तक आप पूरी तरह से इसको समझेंगे नहीं तब तक आप राजनीति विज्ञान, राज्य क्या है, साइंस क्या है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे आया, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स आए, कैसे हमारे डीपीएसपी यानी कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए, किस प्रकार से जो संविधान में संशोधन है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और भी हमारे जो राइट्स हैं वो कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। इवन कुछ बैकग्राउंड आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लॉ से भी रिलेटेड है, क्योंकि लॉ भी कहीं ना कहीं विधि भी यहीं से आई है, विधि के शासन से ही आई है। तो उस क्रम में आगे बढ़ रहे थे। हमने कल देखा था राज्य के बारे में, क्योंकि राजनीति विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम राज्य के बारे में समझें। तो राज्य के बारे में देखिए, मैं एक 2 मिनट के अंदर रिवीजन लूंगा जो मैंने आपको समझाया था राज्य के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज हमने समझा था कि राज्य क्या है। अब राज्य एक संगठन है जो समाज के तहत आता है, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है। इसका केंद्रीय विषय नागरिकता है या नागरिक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारा पॉल साइंस है, यानी कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, राज्य है, और राज्य का केंद्रीय विषय नागरिक है। यानी कि राज्य का जो पूरा फोकस रहता है वो नागरिकों पर रहता है, उनके जीवन को कैसे बेहतर करे, कैसे उनके जीवन को डेवलप करने वाली, विकास करने वाली, विकास और समृद्धि दो अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। तो दोनों को लाने के लिए क्या सुविधाएं, क्या माहौल उपलब्ध कराएं, वही काम राज्य करता है। राज्य का संबंध राजनीतिक गतिविधियों से है, जबकि समाज जो है व्यापक है। समाज के तहत राज्य एक संगठन है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए, और कई बार प्रश्न भी आया है कि भैया सबसे शक्तिशाली संगठन कौन सा है, तो राज्य है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास पावर होती है, अपनी बातें मनवाने की ताकत होती है। हमने इसके मूल तत्व को भी देखा था। राज्य के 4 मूल तत्व थे, यानी किसी को राज्य कब कहेंगे, राज्य का दर्जा कब देंगे। पहला हमने देखा था कि एक जो मानवीय तत्व है, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए। कहीं भी बिना जनसंख्या के आप राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। दूसरा हमने देखा था कि वहां पे भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। तीसरा हमने देखा था उस भूभाग में एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, अंतिम हमने देखा था संप्रभुता होनी चाहिए, यानी संप्रभु सरकार होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 तत्व होने चाहिए। इस आधार पर हमने ये समझा था कि ये जो तत्व थे, इन तत्वों में अगर हम आपसे बोलें कि क्या 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य था, यानी कि देश था, अगर इस सरल भाषा में कहें तो आप बोलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, हमारे पास जनसंख्या तो थी ही, एक भूभाग भी था निश्चित, एक सरकार भी थी। इवन इंडियन लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी बेशक, लेकिन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, वो तो थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि आप किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। देश की आंतरिक नीतियां और देश की बाह्य नीतियां दोनों का निर्धारण आप करेंगे। तो संप्रभुता जो है नहीं थी। इस स्थिति में हम ये भी समझा था कि क्या हम उत्तर प्रदेश को राज्य कहेंगे, क्या हम एमपी को राज्य कहेंगे, क्या महाराष्ट्र को राज्य कहेंगे। तो ये बात हमने बताया था कि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि हमारे पास जो है ये इन राज्यों को कहने के लिए संप्रभुता भी नहीं है। सरकार, जनसंख्या, निश्चित भूभाग तो अवश्य ही है, लेकिन संप्रभुता को हमने बोला था कि ये प्राण तत्व है, ठीक है। इसके बिना अगर आप संप्रभुता को खींच लीजिए तो एक मृतक के समान हो जाएगा, जैसा कि हमने संघर्ष किया 1947 के पहले। हाँ, ये बात भी अलग है, थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी तक तो पेपर में नहीं आया, लेकिन आ सकता है। 1947 के बाद भी हम तुरंत संप्रभु नहीं बने थे। हमारी संविधान सभा संप्रभु बन गई थी जब इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था, इंडिपेंडेंस हमें प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। तो उसमें यह हुआ था कि संविधान सभा जो डोमिनियन स्टेट के तहत काम कर रही थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब देखिए 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे भी हमको समझना है। जैसे एक उन्होंने क्या बोला था अंग्रेजों ने कि भाई देखो, पूरी तरह से शासन आप चलाओ, 3 मुद्दे छोड़ दो, सेना, ठीक है, दूसरा था विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, एंड तीसरा था कम्युनिकेशन, यानी संचार, ठीक है, संचार। तो 3 चीजों को छोड़कर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, यानी कि अंग्रेजों की सरकार थी, इन 3 चीज पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती थी। तो यहाँ पे आप संप्रभु नहीं है। सेना का भाई कहीं आक्रमण करना है, किसी प्रदेश को जीतना है, यानी कि पावर, ठीक है, आपका जो बाहुबल था वो कंट्रोल में था। फॉरेन पॉलिसी आपकी थी कि किस देश के साथ कैसा संबंध रखना, और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो सारी चीजें होती हैं। संप्रेषण थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ पे संचार है, ठीक है।
तो ये चीजें यहाँ पे थी, ये चीज हमने समझा। और हमने ये भी समझा था कि जो आज राज्य हम पढ़ रहे हैं वो कैसा राज्य है, वो आधुनिक राष्ट्र राज्य है। आधुनिक राष्ट्र राज्य के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था, 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूं आपको कैसे था। देखिए, प्रारंभ में कबीलाई राज्य था, मैं समझाऊंगा नहीं, कबीला राज्य था। कबीला राज्य था, कबीले बड़े बड़े रहते थे, कोई सरदार होता था, उनका मेन काम था कि कबीला जो लोग थे जानवरों से, दुश्मनों से और हर प्रकार से रक्षा करना, उनको दिशा निर्देश करना और साथ के साथ उनको एक संगठन में बांध के रखना। धीमे धीमे क्या हुआ कि ये प्राच्य पूर्वी साम्राज्य बना। साम्राज्य का तात्पर्य होता है उसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती। पूर्वी साम्राज्य क्यों बोल रहे हैं, प्राच्य पूर्वी साम्राज्य, क्योंकि हम इसको वेस्टर्न कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं ये मैंने आपको कल समझाया था, आप लोग पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो पूरी प्राच्य साम्राज्य आया, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया। ठीक है, यूनानी, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, नगर राज्य, यूनानी नगर राज्य, जिसको हम पोलिस भी बोलते हैं। पोलिस का तात्पर्य यूनान में उसमें जो पॉलिसीज बनती थी उसको पोलिस बोला जाता था, वो राज्य से संबंधित ही प्रश्न आया पेपर में। और क्योंकि वो छोटे छोटे थे तो उनको नगर राज्य बोला जाता था, बहुत छोटे छोटे, जैसे आज एक जिला हो गया, 2000 जिले हो गए, ऐसे मिलाकर उनको नगर राज्य बोलते थे। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं, वही आधुनिक स्वरूप ही, पोलिस का आधुनिक स्वरूप ही राज्य है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस हिसाब से आया। फिर जब यूनान, जो अरस्तु और सिकंदर का जो समय था वो गया, तो उसके बाद रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया और यूनान पूरा ढह गया। ठीक है, उसके बाद आता है 16वीं शताब्दी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो मतलब पेपर में वहां से प्रश्न खूब भर भर के आते हैं। ठीक है, ये क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। 16वीं सदी आई। 16वीं सदी के बाद जैसे यूनानी नगर राज्य की बात करें तो अरस्तु थोड़ा सा बीसी के, ये जो ईसा मसीह थे उनके पहले के बात थी। ईसाई धर्म आया। ठीक है, अब 1500 साल तक ईसाई धर्म, उसको मध्य युग बोला जाता है और उस मध्य युग को अंधकार युग बोला जाता है। अंधकार युग बोले जाने का मेन कारण आप जानते हैं क्या है, क्योंकि न राजनीतिक सामाजिक रूप से कोई विकास नहीं हुआ, विज्ञान कला पिछड़ती चली गई। क्यों? क्योंकि धर्म का बोलबाला हो गया। गैलीलियो ने बोला भैया पृथ्वी गोल है, क्या किए, दफना दिए, उनको जिंदा दफना दिए। ठीक है, मतलब मार दिए गए। क्यों? क्योंकि भैया बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है। किसी ने कला का प्रदर्शन किया, उनको हटा दिया गया। साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ के साथ जो व्यवस्था थी वो इतनी हायरार्की में बढ़ गई थी, इसलिए इसको सामंती व्यवस्था बोला गया। सामंती व्यवस्था में क्या था, सबसे ऊपर चर्च था। ठीक है, चर्च के नीचे राजा था, राजा के नीचे सामंत थे और ये भारी मात्रा में बटे हुए थे। ठीक है, राजा के तहत शासन करते थे, राजा ही थे, एक प्रकार से इसको आप सम्राट समझ लीजिए। उसके बाद आपके जमींदार थे, फिर जागीरदार थे, और जागीरदार के नीचे जो कृषक और शिल्पी लोग आते हैं ये लोग थे। ठीक है, एकदम नीचे थे। अब होता क्या था, सामंतों का एरिया बटा था। ये एक सामंत के एरिया से दूसरे सामंत के एरिया में जाते थे, तो टैक्स वगैरह लाते थे, और ना ही और धर्म का हर चीज में अनुमति लेता था राज्य, तो कुछ भी ऐसा काम कर ही नहीं पाता था। धीमे धीमे क्या हुआ कि जनता ने बगावत कर दी चर्च के खिलाफ और सामंतों के, टैक्स लगाते थे, अत्याचार करते थे। हुआ क्या कि राजा का समर्थन किया जनता ने, क्योंकि राजा, उनको लगता था राजा सही चीजें करता है, सामंत लोग हम लोग के साथ गड़बड़ करते हैं, और राजा का विरोध हो गया चर्च के साथ। चर्च ने बोला था शुरू में कि भैया देखो, ईश्वर ने 2 तलवार दी है। तलवार का तात्पर्य शक्ति। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि राजा जो है तलवार देते थे अपनी, तो तलवार का मतलब शक्ति से होता है कि अपनी पावर को दिखाने के लिए। तो ईश्वर ने 2 तलवार दी है, एक चर्च को दी है, एक राजा को दी है। यानी कि इसका तात्पर्य यह भी है कि राजा को नियुक्त किसने किया है, ईश्वर ने किया है। ऐसा आप देखेंगे तो महाभारत में भी शांति पर्व, भीष्म पर्व में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसा मिलता है, और जो बहुत से विभिन्न धर्मों में मिलता है। आप देखेंगे जो यहूदियों की टेस्टिमनी है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको मिलेगा, उनका भी जो ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि इन्होंने बाद में जब, क्योंकि देखो धर्म और राज्य के बीच में भी तो विवाद होना था। राजा अपने आप को सबसे महान मानता था या अपने नीतियों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता था, तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी को 2 तलवारों का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो फिर चर्च ने बोला कि देखो, हमको ईश्वर ने तलवार दी है, दूसरी तलवार तो हमने आपको अपनी इच्छा से दी है। विवाद बढ़ता रहा, जनता का समर्थन राजा को मिला। मैं रिवीजन करा रहा हूं अभी, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। विवाद बढ़ता रहा, जनता का समर्थन राजा को मिला, और राजा जब पावरफुल हो गया तो चर्च और राज्य के बीच समझौता हुआ। इसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये पहली बार वर्ड यहीं से आया था, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वेस्टर्न, मतलब पाश्चात्य जो एक विचार है इसका और भारतीय जो विचार है अलग है। देखिए, पाश्चात्य विचार में ये, पाश्चात्य विचारधारा में ये सोचा जाता है कि सेकुलरिज्म यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका तात्पर्य है कि राज्य धर्म के मामले में नहीं बोलेगा, यानी कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, और
धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर, मतलब राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात होती है। लेकिन भारतीय संदर्भ में मैंने कल भी उसके पहले भी बताया था कि राज्य जो है वो क्या करेगा, राज्य अपना काम करेगा लेकिन धार्मिक कार्यों को हस्तक्षेप ना करेगा, साथ के साथ उनको समान निगाह से देखेगा और हस्तक्षेप कर भी सकता है। मैंने कई केस का एग्जांपल दिया था, जैसे 3 तलाक का, सबरीमाला का, ठीक है, उसके साथ आप देखेंगे शाहबानो केस, उसके बाद बहुत से केस हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे आएंगे। उसके बाद ये सब होता रहा। 16वीं शताब्दी में कई कारण थे जो परिवर्तन आया, सामंती व्यवस्था जो है ये हट गई। उसके बाद 3 बड़ी क्रांतियां हुई, बहुत फेमस क्रांति हुई। पहला था पुनर्जागरण क्रांति, ठीक है। दूसरा था धर्म सुधार, और तीसरा हमारा था व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति। हालांकि इसमें आप देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति, 2 क्रांतियां हुई थी, उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, यूएसए की भी क्रांति कुछ दिन बाद होती है, लगभग 100 साल बाद। लेकिन उन सब में जो है उनका भी प्रभाव पड़ा, लेकिन राज्य का जो नेचर, यानी कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, इसको हम राष्ट्र राज्य बोलते हैं, नेशन स्टेट, वो इन्हीं 3 क्रांतियों की देन थी। पुनर्जागरण काल के बाद लोगों का विचार बदला, लोगों ने अपने अधिकार को जाना, ठीक है। धर्म सुधार में धर्म का हस्तक्षेप एक सीमित किया गया, ठीक है, राजा ने पॉलिसी ली। और व्यापार वाणिज्य में कैसे वृद्धि हुई, क्षेत्र जो बटा हुआ था वो बढ़ गया, और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, साइंस बढ़ी, ठीक है, जहाज का निर्माण हुआ। तो इस कारण से जो है स्वरूप बदलता गया और आगे जो है चीजें एक्सप्लोर होती चली गई। उसके बाद आधुनिक समय में हम लोग जो पढ़ते हैं, इस राज्य की क्या खासियत थी, इसने व्यक्ति को खुला स्वतंत्र छोड़ दिया। स्वतंत्र छोड़ने का तात्पर्य यह था कि भैया जो लॉक का कहना है कि यदि कोई मिट्टी खाली है, उस मिट्टी में अगर आप अनाज उगाते हैं तो वो मिट्टी आपकी, मतलब कि उस प्राकृतिक संसाधन पे मेहनत करके उस पे आप अपना हक जता सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ लोग तो बहुत संपन्न हो गए, ठीक है, यानी कि बिजनेस आप करते हैं, आपको खुला छोड़ दिया, सरकार कोई सहायता नहीं करेगी, कोई सब्सिडी नहीं देगी, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी, आप जितना संपन्न बन सकते हैं बनिए। इसका परिणाम क्या हुआ आने वाले समय में कि राज्य ने व्यक्तिगत अधिकारों को तो दिया, लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। इस चीज से बचने के लिए साथ के साथ मार्क्सवाद आ गया, साम्यवादी व्यवस्था आ गई, इसका भी प्रभाव पड़ने लगा। तो उसके बाद जो आपने इनका नाम सुना होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने और सारे यूरोपियन कंट्रियों ने भी ये सोचा कि भाई साम्यवादियों का प्रभाव कम किया जाए। दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कोल्ड वार भी चल रहा था, तो एक यूएसए और यूएसएसआर का, यानी पाश्चात्य जगत का भी और पूर्वी जगत का थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट भी था, विचारधाराओं का भी टकराव था। तो उसमें जो है एक लॉर्ड वेब्रिज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उन्होंने जो है रिपोर्ट दी कि बोले राज्य को सिर्फ सीमित काम नहीं करना चाहिए। अभी तक राज्य सीमित काम कर रहा था, लोगों को खुला छोड़ दिया था। क्या कर रहा था? शांति व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा। बोल रहा था भाई यही 3 काम है, बाकी जो बिजनेस वगैरह है, खाना पीना, ये सब लोग अपना देख लेंगे, लोगों को बस डेवलपमेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराइए। लेकिन वेब्रिज ने बोला कि दरिद्रता दूर करिए, भुखमरी दूर करिए, अशिक्षा को दूर कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है उनको आवास दिलाइए। ये कुछ 4-5 रिकमेंडेशन ही दिए थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जब उसको लागू किया तो आज जो है उसी राज्य को हम लोग बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। आज नौकरी के लिए हम बोलते हैं, हेल्थ के लिए बोलते हैं, ठीक है, अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलते हैं। तो ये कुल मिला के वही चीज है। और लोक कल्याणकारी राज्य मैंने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला होता है। एक तो उसमें अर्थव्यवस्था ऐसी भी होती है पूंजीवादी, ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देता है, जैसे अडानी अंबानी हो गए, और क्या करते हैं, जो समाज के सार्वजनिक संसाधन होते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया, रेलवेज हो गई, सब गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के भी चलते हैं। तो मिश्रित रूप से लोगों का कल्याण भी किया जाता है और प्राइवेटाइजेशन को भी, अगर आपके पास स्किल है तो उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। ये हमने रिवीजन किया, ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी था, कल कुछ चीजें जो है हौच पौच हो गई थी क्योंकि जो पीडीएफ बना था थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए मैंने अभी समराइज किया। इसी के आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए, राज्य को हमने समझा, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला कि राज्य जो है समाज का ही एक संगठन है, ठीक है, लेकिन फिर भी राज्य और समाज में अंतर होता है। लेकिन शुरू में आप जब देखेंगे, जब आप प्लेटो और अरस्तु को पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो आप देखेंगे कि कोई राज्य और समाज में अंतर ही नहीं कर रहा था। ये तो अरस्तु आए, उन्होंने बोला कि अच्छा, अरस्तु ने भी राज्य और समाज में अंतर नहीं किया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को केवल अलग किया। वो भी किससे? क्या था, पहले एथिक्स होता था, तो जो नीति शास्त्र होता था, नीति शास्त्र के साथ ही राजनीति विज्ञान को जोड़ के देखा जाता था। अब यहां पे हुआ क्या, आने वाले समय में, इसलिए मैकियावेली का नाम हमने लिया था। मैकियावेली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है,
हुआ क्या कि जैसे आने वाले समय में राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र को अलग किया गया। अच्छा, जब राजनीति विज्ञान देखिए बेशक समाज का संगठन है, और ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, आप यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। समाज शास्त्रियों को थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं देखेंगे उनको चिढ़ रहती है राजनीति विज्ञान से, क्योंकि है तो उसी का संगठन, भाई समाज के अंदर ही है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि पूरे समाज को बदल सकता है, बेशक समाज से उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैकाइवर वगैरह हो गए, ये राजनीति विज्ञानी नहीं है, ये राजनीति को हे की दृष्टि से देखते हैं। राजनीति विज्ञान बोलते हैं समाज का एक छोटा सा अंग है, लेकिन समाज बेसिकली देखेंगे तो इस प्रकार से एक विरोधाभास बढ़ता है। हालांकि इस पे कोई द्वंद नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर स्पष्ट रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आप समझे रहेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि समाज का ही एक संगठन है राज्य। अब ये समझिए कि जैसे समाज है, समाज सभ्य या असभ्य दोनों हो सकता है। डाकुओं का समाज हो सकता है, लुटेरों का समाज हो सकता है, ठीक है, संतों का समाज हो सकता है, अच्छे दोस्तों का, मनुष्यों का, सभी का समाज हो सकता है, ठीक है। हर जानवरों का भी समाज होता है, कुत्ते भी देखिए झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो समाज किसी का भी हो सकता है, हालांकि हम मानव समाज की बात कर रहे हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन राज्य अच्छा या बुरा नहीं होता। राज्य, जब आदमी सभ्य समाज के माध्यम से एक प्रक्रिया करता है, उसी को हम राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य, क्योंकि उसमें कुछ नियम होते हैं और नियमों को कोई भी जो मनमाना प्रवृत्ति अपना रहा है वो नियमों के तहत नहीं रहेगा, किसी के तहत रहना पसंद नहीं करेगा ना, क्योंकि राज्य के तहत आपको रहना पड़ता है, उसके तहत विधि होती है, विधि का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। लोगों को चाहते हुए भी आप दंडित नहीं कर सकते, वो काम राज्य करेगा। तो एक सभ्य समाज की पहचान है राज्य। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संगठित जो समाज है वही राज्य है। अब समाज का क्या दायरा है? समाज जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो समाज पूरा करता है। लेकिन आपके जीवन के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका जो राजनीतिक चीजें हैं उसको पूरा कौन करता है? तो राज्य करता है। यानी कि आप देखेंगे कि राजनीति, समाजवादी कहते हैं कि राजनीति का क्षेत्र संकीर्ण है, जबकि समाज का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। यहां पे समझते हैं, दोनों में अंतर को देखते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। दोनों में वैसे तो अंतर जो नहीं मानते, मैंने बताया शुरुआती दौर के, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक भी मारेंगे तो याद हो जाएगा। शुरुआती दौर के जो विचारक थे दोनों में अंतर नहीं मानते थे, धीमे धीमे अंतर आया। जैसे आप देखेंगे कि प्लेटो नहीं मानते, ठीक है, प्लेटो बात ही नहीं करते, वो बोलते हैं समाज या राज्य, समाज या राज्य, वो कई बार सिमिलर वर्ड भी यूज कर देते हैं। अरस्तु भी नहीं मानते। कांट, इमैनुअल कांट बहुत फेमस विचारक हैं, हमको पढ़ना नहीं है लेकिन इनके इक्का दुक्का क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑप्शन वगैरह में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यही मानते हैं क्योंकि सब प्राचीन विचारक हैं। हिटलर और मुसोलिनी तो मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। इन्होंने, जैसे हीगल हुए, ठीक है, हीगल के बारे में पढ़ेंगे। हीगल ने बोला कि राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतरण है। अब उनके पीछे बोलने का लॉजिक दूसरा था, क्योंकि जब पूरे देश संगठित हो गए थे, इटली जो है बहुत बिखरा हुआ पड़ा था, तो होता क्या है कि अतिवादी नीति अपनाई कि नहीं नहीं, जो भी राज्य के खिलाफ जाएगा वो ठीक नहीं है, राज्य ही सब कुछ है। क्योंकि भाई आपको एकता की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जब आप इकट्ठा नहीं रहेंगे तो कमजोरी, मतलब आप एक कमजोर राज्य बन जाएंगे, कमजोरी की बात अलग होती है। तो हीगल ने वो बताया। अब उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बताया, नैतिक रूप से बताया, इन्होंने भैया उल्टा ले लिया, बोले नहीं देखो ऐसा है ना कि राज्य ही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भौतिक रूप से बोला राज्य के खिलाफ जाओगे तो मार दिए जाओगे। तो ये लोग तो राज्य को बढ़ावा देते ही थे, क्योंकि ये लोग तानाशाही ही चलाते थे, ठीक है। तो हिटलर और मुसोलिनी भी बोलते हैं कि नहीं, समाज वमाज कुछ नहीं है, जो पावर है, जो सत्ता है, वही निर्धारित करेगी। तो ये लोग अंतर नहीं मानते, लेकिन अंतर कौन कौन मानता है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जो क्वेश्चन आपको आते हैं मिलेंगे, देखिए इनमें से क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा, सरल पेपर बनेगा तो ही आएगा, क्योंकि अरस्तु, प्लेटो, जैसे मैंने बता दिया कि शुरुआत में तो ऐसा कोई अंतर था भी नहीं सच, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, इतनी बारीकी से रिसर्च ही नहीं हुआ था। लेकिन अंतर जो मानते हैं वो बारकर है। बारकर का स्टेटमेंट मैंने कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है, ठीक है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और इनमें अंतर भी आपको मिलेगा। मैकाइवर, यही मैकाइवर है, ठीक है, मैकाइवर है जिनकी बात मैं कर रहा था, ये समाज शास्त्री हैं, ठीक है। तो ये भी अंतर मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाज, जो सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र है, अंतर है। सामाजिक विज्ञान के तहत ही हम लोग जो है नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं 12वीं तक, उसके बाद अलग करता है। राइट भी यही मानते हैं। अच्छा थोड़ा सा और बारीकी से अंतर देखते हैं। समाज का जो भूक्षेत्र होता है वो निश्चित नहीं होता। कैसे नहीं होता? समाज किसी का जो है एक क्षेत्रीय भी हो सकता है, ग्लोबल समाज भी हो सकता है। मान के चलिए कि जैसे
कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारिक संघ है, उनका समाज जो है पूरे वर्ल्ड का जो फेडरेशन बना है वो ग्लोबल हो गया, ठीक है। पूरी दुनिया के अगर व्यापारियों का समाज है तो उसका भू क्षेत्र निश्चित नहीं है। लेकिन राज्य के मामले में क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या उसका भू क्षेत्र निश्चित है? तो निश्चित है, हमने पहले भी देखा कि भाई जरूरी है भू क्षेत्र ना, तो ये चीज आती है। अच्छा, उसमें एक चीज और मैं बता दूं कि एक जैसे राज्य के 4 तत्व हमने पढ़े थे, जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। एक 5वां तत्व भी है जिसकी मान्यता अभी नहीं है, बात उठ रही है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की, ठीक है, यानी कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली रहेगी वही राज्य है। हालांकि अभी ये चर्चा में है, ठीक है, मुझे लगा मैं बता दूं, नहीं मिलेगा आपको। तो उसके बाद आता है कि समाज का भूक्षेत्र निश्चित नहीं होता, राज्य का भूक्षेत्र निश्चित होता है, ये चीज समझ गए। संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता राज्य के पास होती है लेकिन समाज के पास नहीं होती, ये तो सिर्फ राज्य और राज्य के पास ही रहेगी, ये तो क्लियर ही है। समाज का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है, राज्य का संकीर्ण। कैसे? समाज आपके जीवन से विवाह हो गया, आपका जन्म हो गया, ठीक है, आपका मिलना जुलना उठना बैठना, जितने नियम हैं, बोलते नहीं समाज क्या कहेगा, समाज में ऐसी चीजें नहीं होती, समाज में प्रथाएं कुप्रथाएं, हर क्षेत्र आपका जीवन का, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। और अगर आप समाज छोड़ देंगे तो आपको अरस्तु ने सीधा बोला है कि जो समाज में नहीं रहता या तो वो पशु है, ठीक है, या तो जानवर है, या तो फिर वो देवता है, उसको समाज की जरूरत ही नहीं ना। सीधा से स्टेटमेंट है कि जो समाज से बाहर है या समाज में नहीं रहता, या तो वह पशु है अथवा ईश्वर है या देवता है। भाई पशुओं को जरूरत नहीं है समाज की, और देवताओं को भी जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्यत्व से ऊपर उठे हुए हैं वो लोग। तो समाज में आप रह रहे हैं तो आपके जीवन का हर पक्ष जो है समाज से प्रभावित होना ही होना है। और लेकिन राज्य का जो क्षेत्र है वो भाई उतना संकीर्ण है। राज्य आपके राजनीतिक जीवन के पक्ष को देखता है आपके, हालांकि राज्य का क्षेत्र भी आजकल बहुत व्यापक हो गया है, लेकिन समाज का हमेशा ज्यादा ही व्यापक रहेगा। निश्चित भूभाग क्षेत्र में समाज का निवास जो है वही चीज है कि निश्चित भूभाग में राज्य का निवास होता है, लेकिन समाज का निवास ऐसा आवश्यक नहीं है कि निश्चित भूभाग में रहे। अब कुछ स्टेटमेंट है, देखिए इस मैं बता रहा हूं आपको, कई बार स्टेटमेंट रहेगा, मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मटेरियल भी चाहेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं, तो हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एंटरटेन नहीं करना है। एंटरटेन करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भले आपको परिभाषाएं बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ना है। कोशिश करूंगा मैं समझाऊं ताकि अच्छा लगे। मुसोलिनी, ये सब अभी थोड़ा सा आपको लग रहे होंगे, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। मुसोलिनी बोलते हैं कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत आता है। ये क्यों बोलेंगे ये तो मैंने समझा दिया। देखो तानाशाह थे, सत्ता पे बैठे थे, ठीक है, और जो सत्ता पे बैठा रहेगा वो नहीं चाहेगा कि उसके बाहर कुछ जाए, तो बोलते हैं सब कुछ राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य के बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। मैकाइवर क्या बोलेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, समाजशास्त्री बोलते हैं हमें राज्य और समाज के बीच जो है स्पष्ट भेद तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। नहीं अगर हम नहीं करेंगे तो हमें एक भ्रम हो जाएगा कि भैया राज्य क्या है, सरकार क्या है और समाज क्या है। यानी कि कुल मिला के ज्यादा याद नहीं करना, इसमें जो की पॉइंट है वहां थोड़ा फोकस कीजिएगा। राज्य और समाज के बीच स्पष्ट भेद करने की बात कौन करता है? मैकाइवर करता है। कोल बोलते हैं, जीडीएच कोल क्या बोलते हैं? समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है। बहुत बढ़िया, मानवीय संबंधों का, समस्त मानवीय संबंधों का योग कौन बताते हैं? कोल बताते हैं। राइट बोलते हैं कि देखो समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। बोलते हैं कि मात्र एक समूह नहीं है, भाई जाहिर सी बात है, कुछ व्यक्तियों का समूह, कुछ व्यक्तियों का समूह। बोलते हैं समाज जो है बहुत व्यापक है और विभिन्न जो समूह है उनके बीच का जो संबंध है उसका एक सिस्टम है। बारकर बोलते हैं कि राज्य का अस्तित्व एक महान पर एक ही लक्ष्य के लिए है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक लक्ष्यों के लिए। जाहिर सी बात है, राज्य का अस्तित्व राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। जब तक राजनीतिक व्यवस्था से चीजें बाहर जाएंगी, हालांकि आज के दौर पे अगर ये देखो, थोड़ा सा अभी राजनीति विज्ञान को हम लोग देखेंगे, बांट के पढ़ेंगे, क्षेत्र को जब हम बांटेंगे तो वहां पे समझेंगे। तो यहाँ पे आधुनिक परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि जो ये डेफिनेशंस हैं एज इट इज आएंगी और एज इट इज आपको टिक करना है। तो ज्यादा मीनिंग में मत जाइएगा, क्योंकि साइंस भी हमेशा बदलता है। ये अगर गलत फहमी है आप लोगों को कि साइंस नहीं बदलता, तो बदलता है। क्यों? कुछ समय तक जो सबसे ज्यादा आपको छोटा जो मटेरियल बताया जा रहा था, जैसे अणु हो गए, फिर उसके बाद परमाणु हो गए ना, लेकिन अभी जो है जो एक क्वार्क हो गया, फिर उसके बाद न्यूट्रिनो है, तो ये जब तक खोज नहीं हुई रहती तब तक जानते हैं कुछ समय तक साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा थी, अभी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो खोज होती रहती है, फैक्ट बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर इसको आप साइंस मानेंगे तो इसमें भी चीजें बदलेंगी। पहले क्या था? हेमिस कार्लोस का एक स्टेटमेंट है, जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक है,
और शुरू में अरस्तु वगैरह जो राजनीति विज्ञान के जनक थे बोलते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में, ठीक है, मैंने बताया था ये नागरिक भी उन्हीं को मानते हैं जो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं। तो सार्वजनिक राजनीति का क्षेत्र सार्वजनिक है। लेकिन हेमिस कार्लोस बोलते हैं, नारीवादी खासकर ये लोग, इनका मानना है कि भाई जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक है। अगर व्यक्तिगत जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो तो फिर आप राजनीति कर कैसे रहे हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से राजनीति संबंधित है। खैर, तो इसको डेफिनेशंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर का फिर से स्टेटमेंट है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो ना तो समाज का समकालीन है और ना ही उसके समान व्यापक है, बल्कि जिसका निर्माण समाज के अंतर्गत ही हुआ है और कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। यानी बोलते हैं मैकाइवर कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा भाव को। अरे ना तो राज्य के बराबर है, ना तो उसके समकालीन है, यानी कि उतना पुराना भी नहीं है, बस एक निश्चित काम के लिए उस राज्य के तहत बना दिए गए, वही अपना काम करे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने का अपना एक तरीका भी है और याद रह भी जाएगा अगर आप मैंने बातों को जो बताया उसमें ध्यान। बार्गर फिर क्या बोलते हैं, समाज और राज्य एक दूसरे से संबंध यानी कि जुड़े हुए हैं और ऐसा ना होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं पाती। ठीक, यानी कि भाई अगर चाहे सीधी सी बात है, अगर एक दूसरे से जुड़े ना होते तो स्थापना कैसे होती राज्य की, समाज से बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बार्कर बोलते हैं राज्य और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं बार्कर लिख के कि राज्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए हैं, बस समझ में आ जाएगा, आपका खुद का रहेगा नोट्स, तो डेफिनेशन याद हो जाएंगी। मिस फॉलेट बताती हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्र राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्र राज्य, अभी तो आपने समझा राज्य क्या है, ठीक है, राज्य को समझा, राज्य और समाज में अंतर को हमने समझा। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्र राज्य क्या है। हालांकि मैंने कल थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहां पे समझते हैं। देखिए, राष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो ये 16वीं सदी में आया। कैसे आया हमने देखा, पूरा प्रोसेस देखा, ठीक है। यूनानी नगर राज्य से होते हुए रोमन साम्राज्य से होते हुए चीजें देखी, आधुनिक राष्ट्र राज्य आया, फिर उसके बाद जो है लोक कल्याणकारी राज्य आया, या फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य का परिवर्तित रूप ही आया, जो धीमे धीमे थोड़ा बहुत हमेशा बदलता रहता है समय के साथ। अब यहाँ पे राष्ट्र राज्य को तो हम देखेंगे, लेकिन पहले राष्ट्र और राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, इसमें भी अंतर होता है। कैसे अंतर होगा, मैंने बताया था आपको, आपसे एक एग्जांपल पूछा था कि 1947 से पहले हम राज्य नहीं थे क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। लेकिन क्या हम अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1947 के पहले हम लोग राष्ट्र थे, भारत एक राष्ट्र था, तो आप बोलेंगे शायद हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही बोलेंगे आप लोग, 1947 के पहले हम लोग राष्ट्र थे। तो राष्ट्र अगर थे और राज्य नहीं थे, यानी कि संगठित नहीं थे, तो यानी कि एक चीज मिसिंग है कि राष्ट्र में जरूरी नहीं कि संप्रभुता हो ना हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं राष्ट्र में। तो राष्ट्र का तात्पर्य क्या हुआ, हम लोग भावनात्मक रूप से तो एक थे ना, पूरा भारत जो है अपने आप को भारतीय बोलता था कि नहीं बोलता था। ठीक है, आंदोलन हुए, क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, लेकिन किसके लिए दी, भारत के लिए दी, अपने देश के लिए दी। तो राष्ट्र तो थे हम, ठीक है, हम राजनीतिक विज्ञान के नजरिए से संपन्न नहीं थे, वो जरूरी भी था, संप्रभुता बहुत आवश्यक थी, उसी को आजादी भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा व्यापक रूप है संप्रभुता, आजादी तक सीमित नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने आजादी मिल ही गई और संप्रभुता नहीं है आपके पास तो भी दिक्कत आ जाएगी, मतलब आपको भारत आजाद हो गया लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता ही नहीं कि आंतरिक नीति और बाह्य नीति अपनी निर्धारित कर पाए, तो फिर वहां पे वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो राष्ट्र का मतलब है एक मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ाव है। ठीक है, ये आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष है राष्ट्र, आप लोग समझिएगा। जबकि राज्य एक भौतिक पक्ष है जिसमें कुछ तत्व तो हमने बताया वो होने चाहिए ना। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से दोनों में अंतर है। 16वीं शताब्दी में आंदोलन की जो मैंने चर्चा किया, 3 आंदोलन, उसके परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। ठीक है, इसमें अगर हम राष्ट्र में संप्रभुता को जोड़ दें तो भी इसको राज्य कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें संप्रभुता का अभाव हो सकता है। इसीलिए जब हम पूरे देश को एक नैतिक रूप से जोड़ते हैं और हमारे भौतिक तत्व आध्यात्मिक तत्व जब एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग राष्ट्र राज्य बोलते हैं। राष्ट्र एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संगठन है। क्यों है हमने देख लिया, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में भी अंतर होता है। ठीक है, राष्ट्र और राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीयता जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप किस राष्ट्र के हैं, भारत के हैं, ठीक है, पूरा देश यही बोलेगा, भावनात्मक रूप से हम लोग जुड़े हैं। राज्य तो एक भौतिक तत्व हो गया ना कि आपके पास जनसंख्या है, पावर है, सरकार है, लेकिन ये तो तानाशाही में भी हो सकता है।
और तानाशाही में भी हो तो आप देखेंगे क्या कि राष्ट्र और राज्य एक जैसे हैं, नहीं होंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र और राज्य अलग हैं, ठीक है। राष्ट्र जरूरी नहीं, जैसे आप मान लीजिए आप यूएसए में रह रहे हैं, एम्बेसी में रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्र किसी और राष्ट्र में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता किसके संबंध में है, भारत के संबंध में, भारत के लिए है। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता में भी अंतर है। राष्ट्र तो एक प्लेस हो गया जहां पे भावनात्मक रूप से जुड़कर लोग रहते हैं, ठीक है, देश के प्रति समर्पित है, लेकिन राष्ट्रीयता अलग होती है। राष्ट्रीयता किसी धर्म के प्रति हो सकती है, किसी भू स्थान के प्रति हो सकती है। जैसे आप देखेंगे अभी अभी रिसेंट का करंट मुद्दा है, इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। आपने बागेश्वर धाम और ये जो मीडिया में आजकल चल रहा है, एक मुद्दा सुना होगा हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का, ठीक है। अब यहां पे इस चीज को समझिए कि ये यहां से कैसे जुड़ा हुआ है। भाई क्या राष्ट्र हम नहीं हैं, है राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र वाली बात कहां से आती? खैर हम लोग उस राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग राजनीति कर नहीं रहे हैं, तो वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको समझिएगा कि हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि यहीं पे मुस्लिम राष्ट्र लिखा होता या कोई और राष्ट्र लिखा होता, आप लोग समझ रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा कि क्यों उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात किया, क्या नहीं की, अभी आवश्यक नहीं समझता मैं, लेकिन आप लोग समझ भी जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का उनका तात्पर्य यह है कि भाई मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो लेकिन सभी रहेंगे। खैर, तो एक राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता हो सकती है, जिसके प्रति आपका समर्पण है वही राष्ट्रीयता होगी। यानी कि मुस्लिम राष्ट्रीयता आपकी हो सकती है हिंदू होने के बावजूद, मतलब भारतीय होने के बावजूद। आप राष्ट्रीय रूप से तो भारतीय हैं, लेकिन आपकी जो राष्ट्रीयता है वो मुस्लिम के प्रति है, वो हिंदू के प्रति है। इस प्रकार से एक राष्ट्र में जिसके प्रति आपका समर्पण है वहां पे हो जाएगा। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता में इस प्रकार से अंतर होता है, ठीक है। एक राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता होती हैं। ब्राइस बोलते हैं कि राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसमें अपने आप को एक राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया हो अथवा स्वतंत्र करने की इच्छा कर रही हो, ठीक है। ये चीजें सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बारकर का स्टेटमेंट देखते हैं इससे संबंधित। राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित प्रदेश में, यहां पे प्रदेश होगा, निवास करता हो और जिसमें पारस्परिक प्रेम हो। मैंने बताया राष्ट्र में प्रेम होगा, जुड़ाव की भावना होगी। स्पेंगलर बोलते हैं कि राष्ट्र भाषाई, राजनीतिक या जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक इकाई है। देखिए समझा मैं चुका हूं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसको आपको रट लेना। रटने का तात्पर्य है कि आपने अभी पढ़ा, मैंने समझाया, नोटबुक में डाउन कीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आपका डेली मतलब थोड़ा बहुत जो टफ लगता है उसको टिक करते जाइए, बाकी आप वीकली जो है रिवीजन करते रहिए, एक बार पढ़ते रहिए, बस उतना पर्याप्त है। एग्जाम में आपको टिक ही मारना है, लिखना नहीं है। अब हम लोग इसी में अगला जो हेडिंग है वो चालू करेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान अथवा कला। विज्ञान पहले हम लोग समझते हैं है क्या, ठीक है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति, तो कई बार इस पे थोड़ा सा विवाद रहता है कि है तो ये आर्ट का, कला का विषय, ठीक है। साइंस जैसे तत्व लेबोरेटरी या कहीं ऐसी चेक तो होता नहीं, जैसे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस तरह की चीजें कर सकते हैं, इसमें तो होगा नहीं, तो उसको विज्ञान क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसको चालू करने से पहले तो विज्ञान के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं पहले। साइंस दो तरह की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल साइंस, दूसरी होती है आपकी सोशल साइंस। क्लियर है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अब देखिए नेचुरल साइंस तो आप लोग बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। नहीं 12वीं तक तो 10वीं तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। तो जो नेचर के तहत प्राकृतिक रूप से चलती है और जिसका प्रयोगशाला आदि में परीक्षण किया जाता है वो आपका नेचुरल साइंस है, ठीक है। तत्व और इनका जो अध्ययन होता है तत्व वगैरह के आधार पर होता है, ठीक है। सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं और इसका जो परीक्षण होता है समाज में होता है, ठीक है। समाज में इसका परीक्षण होता है और समाज से संबंधित है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, जो आगे भी हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं,
फिर इसको साइंस कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी तरह तो ये काम नहीं करता, तो ये बोला जाता है कि देखो साइंस का तात्पर्य होता है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान, यही साइंस है, यही डेफिनेशन है। तो जब कोई भी नॉलेज इस तरह से रखा जाए कि उसका परिणाम निर्धारित हो या लगभग निर्धारित हो। देखिए सोशल साइंस, मैंने बताया कि अगर राजनीति विज्ञान की ही बात करें, समाज की ही बात करें, तो निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसके परिणाम भी स्थिर नहीं होंगे और हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। जैसे कि क्या होता है कि साइंस में, जैसे आपने न्यूट्रॉनों का अध्ययन किया, आपने एटम्स का अध्ययन किया, कुछ ही थोड़ा सा अपवाद रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को समझा आपने, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग आपको समान मिलेंगे। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर इंसान अलग है और हर व्यक्ति की विचारधारा अलग है, तो इसलिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित, जैसे आप बोलते हैं आप किसी को गाली दो, ठीक है, किसी को अगर आप गाली दो तो आप पाओगे कि उसको गुस्सा आएगा, ठीक है, तो इस आधार पर जो है किसी के पास बहुत पैसा आएगा या किसी के पास पैसा नहीं, पैसा देख के उसके मन में लालच आएगा, प्यासे को पानी पिलाएंगे तो प्यास मिटेगी, ठीक है। इस तरह से जो है कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से राजनीति या अदर विषयों को भी देखा जाता है, तो सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इसमें भी किया जाता है, बस इसके परिणाम समय समय पर बदलते रहते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, समाज भी बदलता रहता है और राजनीति विज्ञान भी साथ में साथ बदलता है। तो हम लोग ये वाला साइंस पढ़ रहे हैं, इस साइंस के चक्कर में मत पड़िएगा या इसको मत समझिएगा। आगे देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि विवाद इस पे क्या क्या है। जो उन्होंने खंडित किया है वही समर्थन भी होता है। कैसे होता है, देखिए विज्ञान राजनीति की प्रकृति अथवा कला, तो पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान है, बाद में हम कला देखेंगे, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान है कि नहीं, इस पर विद्वानों में क्या है, मतभेद है, सब जो है अलग अलग मानते हैं। अरस्तु इसको क्या बोलते हैं, अरस्तु ने, मैंने पहले ही बताया, अरस्तु इसको बोलते हैं मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान बोलते हैं। किसको, राजनीति विज्ञान को बोलते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है, एक सर्वोच्च विज्ञान है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, नीचे बर्नार्ड शा है, इनको अलग से नोट करेंगे आप। इन्होंने बोला कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सके, ऐसी सुरक्षित रख सकने वाली कला, मतलब विज्ञान है, कला नहीं, इन्होंने विज्ञान शब्द यूज किया, यानी कि पूरे जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, मतलब मानव है, मानव से संबंधित जो कलाएं हैं या मानव से संबंधित जो चीज है, अपने आप में एक साइंस ही तो है। अगर पूरी मानव सभ्यता को आप सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं तो वही चीज है। तो बोलते हैं कि बर्नार्ड शा ने क्या बोला कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सब याद होनी चाहिए। अब इसमें कुछ थोप के भाव में, यानी कि जो मानते हैं, जिसका सिर्फ नाम पूछा जाएगा, पेपर में ऐसा पूछा जाता है। बोधा उदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी बोधा है, हॉब्स है, मॉन्टेस्क्यू, सब पढ़ना है। मॉन्टेस्क्यू कम पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत चर्चा तो होती ही रहेगी। बोधा है, संप्रभुता से संबंधित है इन्होंने, तो बोधा हो गए, हॉब्स हो गए, हॉब्स के बारे में पढ़ना है। बोधा हो गए, हॉब्स हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ब्राइस हो गए, ब्लंटसली हो गए, ठीक है, जेलिनेक हो गए, डॉक्टर फाइनर हो गए, लॉस्की हो गए। लॉस्की के बारे में भी, इनके बारे में अलग से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके विचारों को पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी समझ में आ जाएगा। लॉस्की हो गए। अन्य विद्वान भी इसे क्या मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, ठीक है। ये सब जो है भौतिक विज्ञानी ही थे, हॉब्स वगैरह ने, दार्शनिक भी थे ये, ठीक है। अब तो ये रही बात कि कौन कौन विज्ञान मानता है, ऐसे दे देगा चार में से कि निम्न में से कौन सा विचारक या विद्वान राजनीति को विज्ञान मानता है अथवा नहीं मानता है। अब नीचे कुछ लोग हैं, देखिए इनका नाम, बक्कल हो गए, काम्टे हो गए, मेटलैंड हो गए। मेटलैंड की डेफिनेशन अभी आप देखिएगा। ये तो बोलते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान, प्रश्न जो है, इसके प्रश्नों को देखने मुझे उतना दुख नहीं होता जब मैं इसके नाम को देखता हूं कि क्वेश्चन ही राजनीति विज्ञान के तहत पूछा गया है। भाई ये शीर्षक गलत है। कौन बोलता है, मेटलैंड बोलते हैं। मेटलैंड हो गए, बियर्ड हो गए, कैटलिन हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। मोस्का हो गए, ब्रोगन हो गए, बर्क हो गए। ये लोग क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में मानते ही नहीं है। क्या नहीं मानते, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इनका मानना ऐसा है, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काम्टे बोलते हैं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एक मत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो विधियां हैं, जो सिद्धांत हैं और जो निष्कर्ष हैं, ठीक है, उन सब में, इनमें एक मत है ही नहीं। यानी कि एक जो कह सकते हैं कंक्लूजन आप निकालते हो साइंस में, वो कंक्लूजन तो यहां पे आ ही नहीं सकता। तो फिर आगे बात क्या आती है, तो बोलते हैं इसमें निरंतरता का अभाव है। जो एक साइंस में चीजें पाई जाती हैं उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद बोलते हैं इसमें उन तत्वों का भी अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए। यानी कि साइंस की क्या खासियत है, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे वैक्सीन का ही था, कोरोना वैक्स का, कोवैक्स थी, कोविशील्ड थी, तो उसको चेक किया गया। मेडिसिन भी तो यही होता है कि चेक किया था, उसके बाद डॉक्टर आंख बंद करके देता है कि अच्छा ये आपको बीमारी है तो ये वाली दवाई ले लीजिए। तो क्योंकि उसका एक परिणाम निकल सकता है कि आपके अंदर ये बैक्टीरिया या वायरस या कोई और कारण है, ठीक है, कोई भी पैथोजन है, तो उसके लिए आप इस चीज की दवाई ले सकते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अलग है, हर बार निष्कर्ष अलग रहा, निरंतरता इतनी ज्यादा सटीकता के साथ आप कैसे ला सकते हैं। लेकिन जो आलोचना करते हैं वो सटीक विज्ञान समझ लेते हैं, ठीक है, हमने बताया कि सटीकता इसमें नहीं पाई जाती है, ये चीज आपको समझना होगा। तो इस आधार पर वो खारिज कर देते हैं। कौन? काम्टे। बक्कल क्या बोलते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान मानना तो बहुत दूर, ये कलाओं में भी, अच्छा कला मानते हैं, बक्कल बोलते हैं कला है, विज्ञान नहीं है, लेकिन बोलते हैं अगर कला मानते हो तो उसमें भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मतलब देख रहे हैं मतलब माफ कीजिएगा, इसमें जो नफरत है वो दिख रही है। खैर हमको ये सब पे ध्यान नहीं देना, मतलब बोलते हैं कला है, लेकिन कलाओं में भी जो है बहुत पिछड़ी हुई कला है। ये डेफिनेशन थोड़ा अलग भी है, तो याद रखने में भी आपको सहायक होंगी। मेटलैंड, मेटलैंड के बारे में मैंने बताया था। बोलते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, बोलते प्रश्न तो ठीक है सभी परीक्षाओं में होते हैं, बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। बोलते हैं खेद होने का तात्पर्य कि भाई इसके ऊपर राजनीति विज्ञान क्यों लिखा है, कुछ और लिखो ना, साइंस क्यों लिख दी है, राजनीति विज्ञान क्यों लगती है। बोले मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, शीर्षक के प्रति खेद होता है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, विज्ञान क्यों लिखा गया साथ में इसके, ठीक है। कौन बोलते हैं? मेटलैंड बोलते हैं। बर्ग बोलते हैं जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, बोलते हैं कि सौंदर्य विज्ञान को, एस्थेटिक्स को हम लोग, या जो है अब बोलते हैं सौंदर्य विज्ञान, बोलते हैं विज्ञान लिख दिया गया उसके आगे, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के आगे अगर विज्ञान लिख दिया है तो लिख देने मात्र से या कह देने मात्र से कोई चीज साइंस नहीं हो जाती। कौन बोलते हैं? ये बर्क बोलते हैं। तो नाम भी याद रहेगा, इसलिए डेफिनेशंस भी इनकी डाली गई है यहाँ पे, ठीक है। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके संबंध में तर्क। अच्छा, जो तर्क इसके नहीं होने के संबंध में दिया गया है वही तर्क इसके होने के संबंध में भी दिया गया है। क्यों? जैसे बोलते हैं कि अगर साइंस ये नहीं है तो सुनिश्चित परिभाषा और शब्दावली का अभाव है इसमें। भाई आप सुनिश्चितता लाओगे कैसे? क्योंकि साइंस में जिन मॉलिक्यूल का आप अध्ययन करते हो, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, वो एक बार अध्ययन करने के बाद आप सोचते हो कि ये हर जगह सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो अध्ययन करने वाली चीज है, वस्तु है, ठीक है, इंसान है, राज्य है, और वो हर यूनिट अपने आप में अलग है। तो आप बोलेंगे भाई कैसे एक शब्दावली ला पाएंगे कि एग्जैक्ट चीजें ऐसी ही आए? संभावनाएं हमेशा रहती हैं, ठीक है। सर्वमान नियमों का और तथ्यों का अभाव रहेगा ही रहेगा। प्रयोग एवं परीक्षण संभव ही नहीं है जिस हिसाब से आप साइंस का करते हैं, ठीक है। आप आज के, जैसे कि साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, तो आज के 100 साल पहले जो एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब अगर बनाया था, ठीक है, वो बल्ब का मॉडल, तो उसके आगे आप बढ़ पाए, ठीक है। CFL आया, LED लाइट आई, उसके बाद और भी चीजें आई, फिर फ्यूचर में और भी चीजें आएंगी ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके आगे आप पढ़ तो साइंस में भी रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी बढ़ रहे हैं, या किसी भी साइंस में बढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि एकदम वही निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। चलिए, प्रयोग और परीक्षण उस हिसाब से संभव नहीं, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव का व्यवहार ही सही नहीं है। सही निष्कर्ष पे ही नहीं आप निकल पा रहे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कल को मानव का स्वभाव ही बदल जाए तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब हम आजाद हुए थे तो हमारे जो शिक्षा जगत से संबंधित मंत्री थे, जब उनसे बोला गया कि अब हम आजाद हो गए हैं तो कुछ भारतीय चीज को एजुकेशन में लागू करते हैं, तो उस समय ये बोला गया था कि योगासन, योगा को आप इसमें डालिए, ठीक है। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, बोले अरे ये क्या है, पीटी लगाओ, पीटी बढ़िया चीज है, पीटी हम लोगों ने स्कूल में खूब किया भी है, पीटी ना, पीटी की जो सैटरडे को अलग ड्रेस लगती थी। लेकिन आज आप देखेंगे जब इस संबंध में विदेशी लोग जो योगा कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है नहीं, ये लोग कर रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही चीज होगी, ठीक है। तो इसलिए अब योगा और योग, बेसिकली उसको योगासन कहेंगे, अंग्रेज योगा बोले तो बोले, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बात यहाँ पे क्या बोलने और नहीं बोलने की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आपका नेचर, आपकी समझ जो है, धीमे धीमे चीजें बदल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आज पीटी अगर हो रही है तो आने वाले 100 साल बाद भी पीटी होगी, क्योंकि अगर पीटी सच में यूजफुल है तो ये भी होगा। लेकिन अब तो योगा हो रहा, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे से डेवलपमेंट होगा।
कार्य कारण में निश्चित संबंध नहीं है, जैसे कि कॉज इफेक्ट होता है, ठीक है। फिलॉसफी में भी बहुत बढ़िया काम करता है कॉज इफेक्ट, हर चीज के कोई भी काम है तो उसके पीछे कारण आवश्यक है। कहीं कहीं उल्टा बोलते हैं कि कोई कोई कार्य के पीछे कारण है तो बोलते हैं हर कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य है, ठीक है, वो चीज अलग है। लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, बल्ब है आपका, सर्किट एकदम सही लगा है तो लाइट जलेगी, ठीक है, तो बोलते हैं कार्य के पीछे कारण है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे भी कारण है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ये चीज ना इसमें इतना एग्जैक्टली संभव नहीं हो पाती, निश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव है, ठीक है, पद्धतियों का भी अभाव है। बिलो भी क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान बनना तो दूर, ठीक है, बोलते हैं संभावना है तो दूर, वांछनीय भी नहीं है। बोलते हैं ये बनने और कहने वाली बात नहीं, वांछनीय भी नहीं है। बर्ग बोलते हैं राजनीति में भविष्यवाणी करना, बोलते हैं ये मूर्खता के बराबर है, ठीक। चलिए, अब राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने बताया कि अगर आपको प्यास लगी है, पानी दिया जाएगा तो आपकी प्यास बुझेगी, भूख लगी है तो खाना दिया जाएगा, कोई भी इंसान हो कोई भी जानवर हो उसकी भूख क्षुधा तृप्त होगी ही होगी, ठीक है। उसी प्रकार से किसी को आप गाली दोगे तो उसको गुस्सा आएगा, ये मतलब बेसिक चीजों की मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार से राजनीति में भी है कि अगर कोई बहुमत से पार्टी आएगी जिसको जनता का समर्थन होगा, जिसके पास पावर होगा, वो सत्ता में बैठेगी, और अगर सत्ता में बैठी है जब तक उस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो वो सत्ता में नहीं बैठेगी। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखें तो एक पॉलिटिकल साइंस में एक थियरी आई थी बैलेंस ऑफ पावर की, हम लोग पढ़ेंगे उसको, वो हमारा आईआर और इंटरनेशनल रिलेशंस में है। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या कराता है कि वो दो देशों के बीच भीषण युद्ध को रोकता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हो पाना इसी कारण से थोड़ा सा रुका रहा। तो एक प्रकार से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान के अध्ययन पर हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एक रूपता मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो डेमोक्रेसी का रूप यहाँ पे है वही थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन वहां पे भी है, यूएसए में भी है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे पॉलिसीज, स्टेट, पुलिस, ये सारी चीजें हर देश में लगभग होती ही होती हैं। सबकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है, सबकी इंटरनल पॉलिसी होती है, सबके यहाँ पुलिस होती है, इस तरह से चीजें जो है, आप मतलब एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सर्वमान्य तथ्य भी इसी प्रकार से होंगे। कार्य एवं कारण में पारस्परिक संबंध भी होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। जैसे किसी देश पे आक्रमण आप करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर तो उसके प्रत्युत्तर में वो भी आप पर आक्रमण कर सकता है। परीक्षण और निरीक्षण का काम भी होगा, पर्यवेक्षण और परीक्षण का भी संभव होगा, भविष्यवाणी भी इसी आधार पर की जा सकती है, उसकी क्षमता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, संभावनाएं होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये है सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अब कुछ डेफिनेशन है, बहुत डेफिनेशन आपको मिलेंगी, ये चीज मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो इसके लिए घबराइएगा मत। पेपर निकालना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। मैं कम करा सकता हूँ डेफिनेशन, अगर आप लोग को लगेगा डेफिनेशन कम करा के, लेकिन वो आपको मटेरियल कम कराने का तात्पर्य है कि यहाँ पे कम समझाऊंगा, लेकिन वो मटेरियल आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है प्रिंटेड मिले या जैसा भी हो, लेकिन ये इससे बढ़िया है कि आप यहीं पढ़ लीजिए और साथ के साथ रिवीजन कीजिए। लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है। लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं कि जो मानव प्रकृति की प्रवृत्तियां हैं, जैसे भूख, प्यास, ठीक है, गुस्सा, बोलते हैं इसमें एक रूपता पाई जाती है और समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य करता है, ठीक है। जैसे खुशी में क्या करेगा, गुस्से में क्या करेगा ना, ये चीजें जो है कि ये बोलते हैं कि भाई देखो इसको तो प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, और हर देश के व्यवहार, मतलब इसी को बड़े स्तर पे ले जाइए, राजनीति विज्ञान पे ले जाइए, कंट्री के स्तर पे ले जाइए, तो ये काम करेगा ही करेगा। डॉक्टर फाइनर बताते हैं कि ये निश्चितता पूर्वक कहा जा सकता है, भविष्यवाणियां तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाओं तो व्यक्त करते हैं, संभावनाओं को तो व्यक्त कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं। ये डॉक्टर फाइनर भी सेम चीज बोलते हैं कि देखो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं ना, और वही काम करेगा। क्योंकि अगर बोलते हैं कि आप संभावनाएं भी नहीं व्यक्त कर सकते तो फिर कैसे करेंगे, आपको संभावनाएं तो पॉलिसी और कुछ चीजें तो रखनी पड़ेगी ना। फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बेहतर है कि आप अच्छा सफल हो जाएं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं उससे तो बढ़िया है कि सोच लेना, ठीक है। इनकी परिभाषा देखिए, इनका बड़ा लंबा नाम है, होल्ट जन डार्फ। इनका है कि बोलते हैं ज्ञान का भंडार में और मानव ज्ञान में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि उसके हिसाब से जो है कुछ भी कर पाना या ना कर पाना अस्वीकार है, ठीक है। उसके अनुभव और अवस्थाओं और ज्ञान के आधार पर जो है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें, उस विषय का जो भी खोज हुई है, जो भी ज्ञान है, उसका उपयोग करके हम इसके विज्ञान के अंतर्गत इसको ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत नॉलेज है।
विज्ञान के तहत पर मतलब जो प्रयोग हो गए हैं, जो परीक्षण हो गए हैं, जो प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, उसके आधार पर इसको साइंस कह सकते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक बोलते हैं कि जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, उसी भाव में, उसी तरह, लगभग उसी सीमा तक राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। डेफिनेशंस को थोड़ा फोकस होकर पढ़िएगा, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, डबल टिक कर रहा हूं। तो ये बोलते हैं जिस प्रकार से आप नैतिकता को एक साइंस बोल सकते हो, ठीक है, नैतिकता में कौन सी ऐसी चीज है, नैतिकता तो और भी उल्टी चीज है। आप देखेंगे सिविल सर्वेंट जब से जो है उनको एथिक्स का एक पेपर मिलता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो पेपर क्वालिफाई करने के बाद या नंबर अच्छा लाने के बाद जो है उनके अंदर एक बहुत ही एथिकल वो बन जाएंगे, जो है ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो बोलते हैं जब नैतिकता को आप विज्ञान बोल देते तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोलने में आपको क्या आपत्ति है। इस प्रकार अगर आप देखें तो राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, ठीक है, बल्कि सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है सोशल साइंस, ये हमने शुरू में ही इस चीज को डिटेल से समझा था कि इसको सोशल साइंस हम लोग क्यों कहते हैं। ये तो हो गया कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहें अथवा ना कहें, लेकिन राजनीति विज्ञान को कुछ लोग जो है साइंस ना कहकर इसको बोलते हैं कला, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान को कला क्यों कहा जाता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब कला का आशय क्या है, ठीक है, कला का, आर्ट का मतलब क्या है, अगर आप समझें, जैसे विज्ञान को तो समझ में आ रहा है ना कि जो खोज है, जो व्यवस्थित रूप से चीजों को करने के लिए, जीवन की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, मानव जीवन को आरामदायक बनाने के लिए साइंस होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप शांति से समझ, देखिए एक समय सोचिए कि राजा महाराजा थे, हमेशा आक्रमण होता था, 10 साल 20 साल में मार ले जाते थे, प्रजा के साथ जोर जबरदस्ती कर लेते थे, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज युद्ध होता है, आपदा आती है, कहीं भी होता है तो चीजें, राज्य सरकार आपके सामने आती है, ठीक है, फालतू की लड़ाई नहीं होती, डेमोक्रेसी के माध्यम से वोटिंग होती है, जनता को भी बोलने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जनता की सुख सुविधाओं का एक प्रकार से जो है पहले की अपेक्षा अब अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर आप कला की बात करें तो कला क्यों होती है, कला की जरूरत क्या है, कला मानवीय, जो मानव है, मानवीय उसके एक ऐसे पक्ष को प्रस्तुत करती है जो उसके लिए आनंददायक हो, जो उसके लिए सुविधादायक हो। कहीं ना कहीं ये भी सुविधा का काम करती है, कहीं ना कहीं मनोरंजन का काम करती है। जैसे आप लोगों ने द कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो वो भी एक आर्ट है, ठीक है, कॉमेडी करना भी एक आर्ट है। तो वो आर्ट आपके जीवन में क्या ला रहा है, एक जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो ऊपर कर रहा है, आप प्रसन्न रह सकते हो, ठीक है, आप एंटरटेन कर सकते हो, किसी को अपनी बातें, अपना मैसेज छोड़ सकते हो, हंसी हंसी मजाक में, या फिर कुछ मूवीज के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से आप कोई मैसेज समाज को दे सकते हो। मतलब आर्ट वहीं तक नहीं है, ठीक है, आप कोई चीज पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवीज वगैरह में ही आर्ट है, पेंटिंग कर रहे हो, कई घर बना रहे हो, वो भी आर्ट है ना, खाना बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो उसका भी क्षेत्र काफी व्यापक है, मतलब समझिएगा समझाने का। तो बोलते हैं कि कला का आशय, उद्देश्य जीवन की सुंदरता जो होती है उसको अनुभूति करने की, यानी कि जो जीवन का सुंदर वाला पक्ष है, सुंदरता है, उसको उभारना और उसकी अनुभूति कराने से संबंधित है। वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। क्या है, मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। अब यहां पे समझिए, विलियम एसिंगलर क्या बोलते हैं कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोध होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। बात भी सही है। बोलते हैं कि कला और साइंस, जो आर्ट एंड साइंस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट कई लोग बात करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आर्ट का मतलब है वो भी कई बार साइंस पे हो सकती है। जैसे साइंस बोलता है कोई चीज व्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, ठीक है, तो अगर वो सुसंगठित और व्यवस्थित है तो वो कला भी जो है साइंस के पैटर्न को फॉलो कर सकती है। एक बात, ब्लंट सली बोलते हैं कि राजनीति में विज्ञान की अपेक्षा कला ही अधिक बोध होता है। ब्लंट सली क्या है, इसको विज्ञान न मानकर क्या मानते हैं, कला। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि कौन विज्ञान मानता है, कौन विज्ञान नहीं मानता, तो ये विज्ञान नहीं मानते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि राज्य का संचालन किस रूप में हो ना, किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा हो, और राजनीति इन समस्त बातों का प्रतिपादन करता है, किस रूप में हो और कैसा हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि शुरुआती जो चैप्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके बारे में समझाते हैं ना, अभी प्रैक्टिकल चीजें जैसे चलने लगेंगी वहां पे आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक्टिव रखिएगा, प्रश्न यहाँ से खूब खूब आते हैं, पुराने पेपर देखिएगा आपको समझ में आएगा। कैटलिन क्या बोलते हैं, कैटलिन बोलते हैं राजनीति का विस्तार करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों को मानना है, ठीक है। कैटलिन वैसे अगर आप देखेंगे तो कैटलिन प्योर साइंस नहीं मान रहा है, तीनों बोल रहा है, विज्ञान है, दर्शन है, कला है, तीनों मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इन्होंने तीनों को माना है, और कैटलिन का संबंध अगर आप कहीं भी देखेंगे
तो इनका शक्ति के साथ है। ठीक है, शक्ति, राज्य को एक शक्तिशाली समूह बोलते हैं या राज्य का संबंध शक्ति के साथ सीधा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आते हैं लॉसवेल। लॉसवेल ने बोला कि लॉसवेल ने भी इसी कला को क्या बोला, विज्ञान कला और दर्शन का संगम बोला इन्होंने। ठीक है, विज्ञान कला और दर्शन का इन्होंने इसको संगम बोला। अब आता है व्यवहारवाद और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद, और थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत जो हम लोग हैं पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग होता है, तभी हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ेंगे। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि ये थोड़ा सा अगला यहाँ पे क्लास में समाप्त करूंगा, अगली क्लास में बात करूंगा। इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा कल की क्लास में 10 मिनट बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये आपको मूल रूप से तुलनात्मक राजनीति में भी पढ़ना है। तो आप लोग जो अभी आपकी जो वाईसीटी की एक आती है एमसीक्यू के लिए, मतलब एमसीक्यू नहीं है कहूंगा मैं, उसको कहूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए उनको कंपाइल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जगह दिया गया है। तो उसमें ये वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति से उठा के यहाँ पे रख दी गई है। हालांकि गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो टीजीटी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है, ये उनके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कल भी इसको चालू करूंगा। तो जो टीजीटी वाले दे रहे थे अभी तक पढ़ सकते हैं, कल का शुरू का 10 मिनट का लेक्चर वो देखना चाहें तो देख लेंगे। ठीक है, तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे हम सीमित रूप में ही पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम लोग तुलनात्मक राजनीति में पढ़ेंगे क्योंकि उसका बहुत लंबा बैकग्राउंड चलेगा, 2-3 क्लास चलेगी वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।